हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं IIT JEE 2012 पेपर 2 मैथमेटिक्स का। ये इस पेपर 2 का पार्ट 2 का वीडियो होगा। पार्ट 1 वीडियो में हमने सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो इस पेपर में हमारे पास 3 पैराग्राफ आया था बेसिकली। तो पैराग्राफ 1 में बेसिकली 2 क्वेश्चंस गिवन थे 49 एंड 50। एंड ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत ही प्यारा सा पैराग्राफ है जो कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से आया हुआ है। तो चलो पैराग्राफ को समझते हैं। पैराग्राफ में बेसिकली क्या होता है ये मैं बता दूं जो नए हैं। तो पैराग्राफ टाइप में बेसिकली तुम्हारे पास एक पैराग्राफ गिवन होगा जिसमें कोई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया होगा या फिर कोई डेटा गिवन होगा। उस डेटा को यूज करते हुए उस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन होते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वो सारे के सारे क्वेश्चन सिंगल करेक्ट टाइप होते हैं। तो अभी हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद समझेंगे कि पैराग्राफ में बोलना क्या चाह रहे हैं वो लोग। तो देखो पैराग्राफ में बोला गया है, लेट ए एन डिनोट ऑल द नंबर ऑफ एन डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट 0 and 1, ओके, और बोथ सच डैट नो कंजिक्यूटिव डिजिट्स इन दैम आर 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बेसिकली हमारे पास एन डिजिट का एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। एन डिजिट कैन बी एनीथिंग, वो 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 18 भी, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली एन डिजिट का नंबर है। उसमें खासियत क्या है, उस डिजिट में या तो 0 यूज हुआ है हर प्लेस पे या तो 1 यूज हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है 11111 एक नंबर है बहुत बड़ा, वो पॉसिबल है। लेकिन 0000 नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है कि उस डिजिट में, उस नंबर में एक खासियत है कि कोई भी कंजिक्यूटिव डिजिट, मतलब यहाँ पे 0 आ चुका है तो अब यहाँ 0 नहीं आ सकता है, यहाँ पे 0 कैन बी देयर। मतलब नो 2 कंजिक्यूटिव डिजिट्स आर 0, ठीक है। इसको उन्होंने किस चीज़ से नाम दिया, इन्होंने बोला दिस इज ए एन। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब बोला गया लेट बी एन डेनोट द नंबर ऑफ सच एन डिजिट इंटीजर्स एंडिंग विथ डिजिट 1, ओके। अब उन्होंने बोला कि वो जो ए एन एक नंबर बनेगा उसमें हो सकता है कोई नंबर 1 से एंड हो, कोई नंबर 0 से एंड हो। तो बी एन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने नंबर उस ए एन में ऐसे हैं जो कि 1 से एंड हो रहे हैं। एंड सी एन बेसिकली क्या है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 0 से एंड हो रहे हैं, ओके। तो बेसिकली हमने क्या समझा पैराग्राफ पढ़ के कि हमारे पास एक एन डिजिट नंबर है, उसमें 0 and 1 रेस्पेक्टिवली यूज हो रहा है। कहीं भी 2 कंजिक्यूटिव डिजिट 0 नहीं है, इसको नाम दिया गया ए एन। मतलब जितने भी टोटल नंबर पॉसिबल हैं उसको हम लोग ए एन से डिनोट करेंगे। अब उस ए एन में क्या खास बात होगी कि कुछ नंबर 0 से एंड होंगे, कुछ नंबर 1 से एंड होंगे। अब जो 0 से एंड होंगे उनका नाम दे दिया गया सी एन, कि 0 से एंड होने वाले जितने भी नंबर सबको एक नंबर बोल दो सी एन। उसी तरीके से 1 से एंड होने वाले जितने नंबर उसका नाम बोल दो बी एन, ठीक है। ये बातें तो हमने समझ ली। अब उन्होंने क्या पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है देन द वैल्यू ऑफ B6 इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, B6 का मतलब क्या है, B6 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B6। तो जब तुम देखोगे B6 का मीनिंग क्या है, देखना ध्यान से। उन्होंने बोला 6 डिजिट का नंबर है, 3 4 5 6, 6 डिजिट का हमारे पास नंबर है। अब बी एन का खासियत क्या था कि उसके जो एंड वाले थे नंबर, एंड डिजिट जो था वो 1 था, ठीक है। दिस मीन्स कितने B6 पॉसिबल होंगे, दिस मीन्स उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई एंड में तो 1 है। अब ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल होंगे ये बता दो, ओके। अब तो हमें आगे के 5 डिजिट को फिल करना है बेसिकली, और किससे फिल करना है, या तो 0 या तो 1 से। गिवन कंडीशन क्या है कि कोई भी 2 0 कंजिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। फिल करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा सोचो, जब तुम पहले प्लेस पे जाओगे, पहले प्लेस पे फिल करने का तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे कि मुझे अगर 6 डिजिट नंबर चाहिए तो मैं पहले प्लेस पे क्या फिल कर सकता हूँ, सिर्फ 1। क्योंकि अगर मैं पहले प्लेस पे 0 फिल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस तो फिक्स हो गया, फर्स्ट प्लेस इज फिक्स्ड, और लास्ट प्लेस भी फिक्स्ड है। दिस मीन्स इन टोटल हमें क्या करना था पता है, बस इस 4 डिजिट को फिल करना है, और इस तरीके से फिल करना है कोई भी 2 कंजिक्यूटिव 0 ना आए। अब देखो इस चीज को कैसे इंश्योर करोगे, अगर तुम रैंडम फिल करना स्टार्ट करोगे, तुम बोलोगे इस प्लेस को फिल करने का मेरे पास कितना ऑप्शन, तो तुम बोलोगे यहाँ 1 भी फिल कर सकते हैं, 0 भी फिल कर सकते हैं, 2 ऑप्शन। लेकिन जब इस जगह पे जाओगे तो फंस जाओगे। क्यों, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे 1 यूज किया है
तो यहाँ पे 1 और 0 दोनों कोई भी यूज कर सकते हो, और अगर तुमने यहाँ पे 0 यूज कर लिया है तो यहाँ पे तुम 0 यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक ही तरीका। दिस मीन्स कि हम लोग फंस गए इस तरीके से। ओके, तो ऐसे नहीं करेंगे। अब ऐसे सोचेंगे कि हमारे पास कंडीशन किस पे है, कंडीशन किस पे है, तो कंडीशन बेसिकली 0 पे है। 0 पे क्या कंडीशन है? 0 पे ये कंडीशन है कि वो कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक तरीके से डिफाइन करना चाहता हूँ। क्या डिफाइन करना चाहता हूँ? मेरे पास 4 सीट है, ठीक है, 2 पर्सन है, 0 एंड 1। हो सकता है 0 यूज ही ना हुआ हो नंबर में, ये पॉसिबिलिटी है। तो नो 0, नंबर में कोई 0 है ही नहीं। या फिर हो सकता है 1 0 यूज हो उस नंबर में, या फिर हो सकता है 2 0 यूज हो, या फिर हो सकता है 3 0 यूज हो, या फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ये टोटल पॉसिबिलिटी है। मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक डाउन कर दिया कि मेरे पास 4 प्लेस है, कंडीशन 0 पे है, तो क्यों ना मैं 0 को ही एक एक तरीके से सॉल्व करूं। मतलब मैंने बोला कि मान लेते हैं ये जो नंबर बना उसमें एक भी 0 नहीं है। जब एक भी 0 नहीं है तो वैसे कितने नंबर बन पाएंगे? तुम बोलोगे चारों प्लेस पे क्या फिल करना होगा? 1, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। दिस मीन्स ऐसे कितने नंबर है? सिर्फ एक नंबर है जिसमें एक भी 0 नहीं है। ओके, मान लेते सिर्फ एक ही 0 यूज हुआ इस नंबर में। जब एक ही 0 यूज हुआ तो हमारा वो जो कंडीशन सेटिस्फाई करने का टेंशन था वो खत्म। क्यों? क्योंकि हम लोग इस 4 प्लेस में से किसी भी एक प्लेस पे फिल कर देंगे 0, बाकी जगह पे क्या फिल कर देंगे? 1। दिस मीन्स 4 में से कोई एक प्लेस सेलेक्ट करो, वहां 0 डाल दो, उसके बाद बाकी जगह पे 1। ओके, 1 0 वाला भी टेंशन फ्री हो गया। 2 0 वाला देखो, अगर तुमने 2 0 यूज किए तो कहाँ कहाँ यूज करोगे, इस बार तुम्हें सोचना पड़ेगा। दिस मीन्स अगर तुमने यहाँ 0 यूज कर लिया तो अब यहाँ नहीं कर सकते हो, यहाँ करोगे। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर तुमने यहाँ 0 यूज कर लिया तुम यहाँ भी 0 यूज कर सकते हो। ये 2 पॉसिबिलिटी है। और अगर तुमने यहाँ 0 यूज कर लिया है तो तुम फिर यहाँ 0 यूज करोगे। ये 3rd पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर तुमने 0 यूज किया तो यहीं यूज कर सकते हो, और यहाँ 0 यूज करोगे तो फिर यही, और वो ग्रीन वाला ऑप्शन ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया है। तो दिस मीन्स 2 0 यूज हो रहा है अगर वर्ड नंबर में, तो कितने नंबर्स बनेंगे? ऐसे 3 नंबर्स बनेंगे। अच्छा, 3 0 अगर यूज करना चाहो तो तुम बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर 4 प्लेस पे 3 0 में यूज करूँ तो कोई ना कोई 2 0 कंसेक्यूटिव हो ही जाएगा। दिस मीन्स अगर मैं यहाँ यूज करूँ सर, यहाँ यूज करूँ, तो तीसरा कहाँ रखूँगा? तीसरा ऑब्वियसली कहीं रखूँगा तो 2 0 कंसेक्यूटिव हो ही जाएगा सर। दिस मीन्स इसके आगे कोई भी केस पॉसिबल है ही नहीं। ऑब्वियसली 4 0 वाला केस पॉसिबल होगा ही नहीं। ओके, दिस मीन्स ये काउंट कर लो, 1 तो 1 होता है, 4 C1 तो 4 होता है, 3 is 3, तो ये कितना आ गया? 8। दिस मीन्स आंसर इज 8। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा कॉम्प्रिहेंशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 2 इसका बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अगर तुम इतना कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारे लिए ईजी ही रहेगा, जिस तरीके से मैंने समझा दिया है तुम्हें। उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब तुम देखो A17, A16, A15, C17, C16, C15, मतलब बेसिकली 16 डिजिट का वर्ड बनाना है, 15 डिजिट का वर्ड बनाना है एंड 14 डिजिट का वर्ड बनाना है, इस तरीके से। तो ऑब्वियसली तुम वर्ड बनाने बैठोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें दिख गया होगा कि अगर 6 डिजिट ही वर्ड लेके चल रहे हैं तो इतना माथापेची हो रहा है। तो अगर मैं दिमाग से सोचूं, क्या दिमाग से सोचूं कि सर मैं अगर n डिजिट का वर्ड बनाता हूं तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी होंगे सर। क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगे सर? या तो वो एंड करेगा किससे? 1 से, या तो एंड करेगा सर 0 से। अच्छा, तुमने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि सर उन्होंने दे दिया है कि an जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं bn जो कि 1 से एंड कर रहे हैं, कुछ नंबर्स ऐसे हैं cn जो कि 0 से एंड कर रहे हैं। ओके सर, अभी दिस मीन्स मेरे पास टोटल कितने स्लॉट थे सर? n स्लॉट थे। एक स्लॉट को तुमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, एक स्लॉट को तुमने यहाँ भी ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। दोनों पॉसिबिलिटी, या तो ऐसे नंबर बनेंगे या तो ऐसे नंबर बनेंगे। अब इसके बारे में सोचो, इसके बारे में जब तुम सोचोगे तो यहाँ पे तुम कुछ भी फिल कर सकते हो, है ना, 0 और 1 एनीथिंग। लेकिन जब इसके बारे में सोचोगे तुम यहाँ पे एग्जैक्टली 1 ही फिल करोगे। ओके, जैसे ही तुमने यहाँ पे 1 फिल कर दिया तो 1 भी फिक्स हो गया। दिस मीन्स ये जो 0 से एंड होने वाला नंबर है इसका कुछ देखने में ये ऐसा होगा 1 0। उसके बाद का क्या? यहाँ पे कितने स्लॉट बचे हैं?
यहाँ पे n-2 स्लॉट बचे है ना, यहाँ पे n-2 स्लॉट बचे हैं मेरे, देखो ध्यान से। अच्छा यहाँ पे कितने स्लॉट बचे हैं, n-1 स्लॉट, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ भी ऑप्शन है, आई कैन फिल 0, आई कैन फिल 1। अच्छा अब इस तरीके से सोचो, इस n-1 स्लॉट पे क्या कंडीशन है, इस n-1 स्लॉट पे ये कंडीशन है कि तुम्हें 0 और 1 यूज करने हैं सच दैट नो टू जीरोज आर कंजिक्यूटिव। दिस मीन्स बेसिकली ये तो an वाला कुछ दिख रहा है, मतलब ये an-1 है। हाँ अच्छा यहाँ पे क्या कंडीशन इस n-2 में, अगेन द सेम कंडीशन कि तुम्हें 0 और 1 यूज करने हैं सच दैट नो टू जीरोज आर कंजिक्यूटिव। दिस मीन्स दिस इज an-2 और यही तो टोटल क्या था, an था। दिस मीन्स हमारे पास क्या कंडीशन आ गया, an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2। सिंपल है, ये कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई होगा, वेयर bn इज an-1 and cn is an-2. okay, now they are asking a17 is equal to a16 plus a15। a17 मतलब n की वैल्यू 17, जब n की वैल्यू 17 रखोगे तो यहाँ देखो a17 is equal to a16 प्लस a15, ये तो 100% करेक्ट हो गया। अगर सिंगल करेक्ट है तो बेसिकली यही आंसर करेक्ट है, लेकिन अगर तुम्हें वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई कि नहीं यही आंसर सही कैसे है, मुझे कॉन्सेप्ट अगर सीखना है, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो अगर मैं इसको देखूँ C17, तो C17 इज बेसिकली, अगर मैं n को ऐसे बोलूँ कि C17 मुझे चाहिए तो n को मुझे क्या फिल करना होगा, 19। अच्छा मैं n को अगर 19 फिल कर दूँ तो a19 इज इक्वल टू क्या होगा, a18 प्लस a17। नाउ a17 इज व्हाट, a17 इज a17, तो a19 इज व्हाट, n को यहाँ रखोगे 17 तो मुझे C17 चाहिए है ना। C17 क्या होगा, C17 इज बेसिकली a15, सिमिलरली C16 इज बेसिकली a14 एंड सिमिलरली C15 इज बेसिकली a13, C15 इज बेसिकली a13 एंड अगेन दे आर रिलेटेड। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि n को अगर मैं यहाँ 15 डालूंगा तो a15 विल बी इक्वल टू a14 प्लस a13, ठीक है, a15 विल बी इक्वल टू a14 प्लस a13, लेकिन इन्होंने बोला है दिस इज नॉट इक्वल टू, तो ऑब्वियसली ये वाला रॉन्ग हो गया। ऐसे ही तुम चेक कर सकते हो, ये भी B17 इज बेसिकली a16 इज इक्वल टू, इन्होंने बोला a15 प्लस C16, C16 कितना होगा, C16 इज a14, तो अगेन इन्होंने बोला ये गलत है, लेकिन ये तो ऑब्वियसली सही होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो ये जो पैराग्राफ था मेरे हिसाब से बहुत ही प्यारा सा पैराग्राफ आया था। पहला वाला तो हो सकता है बच्चों ने कर लिया होगा, दूसरे वाले में बच्चों को डिफ़िकल्टी आई होगी फॉर श्योर। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ फिर से बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही डिफ़िकल्ट। बेसिकली फिर से इसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो तुमसे हो जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे उन्होंने एक फंक्शन दिया है एफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ देयर इज अनदर फंक्शन जी एक्स विच इज इंटीग्रेशन 1 टू एक्स। जैसे ये चीज़ तुम देखते हो तुम्हें किस चीज़ की याद आती है, न्यूटन लेबनिट्ज फार्मूला। एंड IIT JEE में ये रिकॉर्ड रहा है कि हर साल एक क्वेश्चन कम से कम न्यूटन लेबनिट्ज पे रहा ही है, ठीक है। उन्होंने एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स, उन्होंने एक फंक्शन दे दिया जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। मतलब ये जो भी डिफाइन किया है इन्होंने सिर्फ 1 के आगे किया है, ठीक है, 1 के पीछे हमें देखना ही नहीं है। चलो ये भी टेंशन फ्री हो गया। जब 1 के आगे देखोगे तो एफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, वो भी देख रहा है, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एंड किसके बारे में पूछा है सारे ऑप्शंस में, जी के बारे में। ऑब्वियसली जी के बारे में जब देखोगे तो दिस जी इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब पूछा है। अच्छा किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग नेचर हो डिक्रीजिंग नेचर हो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैं बोलूँगा सर अगर मुझे जी एक्स फंक्शन के बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहिए तो मुझे जी डैश एक्स निकालना होगा। जब मैं जी डैश एक्स निकालूंगा तो ऑब्वियसली मैंने क्या बोला था, न्यूटन लेबनिट्ज इंटीग्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना होगा। कैसे करते हैं आई गेस सबको अब पता चल चुका होगा। 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ln x इंटू एफ एक्स। ओके ये हमारा जी डैश एक्स आ गया। अब मुझे इसका साइन चेंज देखना है
इसका जब साइन चेंज देखने की कोशिश करूँगा तो एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन है, एंड दूसरे फंक्शन के बारे में मैं श्योर शॉर्ट हूँ कि ये जो fx है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, एडिशन भी स्क्वायर, 1 के आगे हमेशा जाना है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। दिस मीन्स अगर मैं इसका साइन चेंज बता दूँ 1 के आगे क्या होने वाला है, तो मैं ऑटोमेटिकली बता दूंगा g' पॉजिटिव है या नेगेटिव है। g' पॉजिटिव है या नेगेटिव हो उसके बेसिस पर मैं बता सकता हूँ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, लेकिन जब मैं इसके साइन चेंज के बारे में देखने जाऊंगा तो मुझे दो फंक्शन दिखेगा। दो फंक्शन इन द सेंस, एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन, और एक लॉगरिदमिक फंक्शन। अच्छा, अलजेब्रिक फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन दो अलग अलग टाइप के फंक्शन और मुझे साइन चेंज बताना है, तो ऑब्वियसली मैं वेवी कर्व वगैरह से नहीं बता पाऊंगा, नंबर लाइन से नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ln x का कुछ और ही चल रहा है, अलजेब्रिक का कुछ और ही चल रहा है, 1 के आगे क्या चल रहा है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है ना, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, और इतना प्यारा सा फंक्शन भी नहीं है जो तुम प्लॉट करके देख लोगे कौन ऊपर है कौन नीचे है। ठीक है, तो ऊपर नीचे पता चल जाता प्लॉट करके, तब तो तुम बहुत ही आसानी से बता सकते थे। ओके, दिस मीन्स मुझे इसका साइन चेंज बताना है। अब इसका साइन चेंज मुझे बताने के लिए मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं इस फंक्शन को, देखते हैं इसका नेचर क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस फंक्शन। मैंने एक सेकेंड के लिए एक फंक्शन माना hx विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ln x। अब मुझे इसका नेचर आइडेंटिफाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। जब मैं h' कैलकुलेट करूँगा मेरे पास क्या आएगा देखना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 1 ऊपर रह जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन इज 2, ओके, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 रह जाएगा, x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन इज 1, माइनस ln x का डिफ्रेंसिएशन इज 1 अपॉन x। अब जब तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें दिख रहा होगा 2x से 2x कट जाएगा, दिस इज 2 एंड माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, 4 आ गया ये तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास आया क्या, 4 अपॉन एक्स प्लस 1 दी होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। जब इसको फर्दर तुम देखोगे तुम्हें आएगा x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर आ रहा है 4x माइनस एक्स प्लस 1 दी होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x। सो दिस इज डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतना तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव है, कब, जब x 1 से आगे है। अब ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को जब ध्यान से देखोगे तो दिस इज बेसिकली, ऊपर वाला इज बेसिकली माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। ऊपर वाले को मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1। अच्छा, ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस मीन्स ये वाला जो तुम्हारा फंक्शन है h' वो कैसा दिख रहा है तुम्हें, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस। अब तुम्हें पता है मुझे 1 के आगे ही देखना है भाई, 1 के आगे ही देखना है मुझे, 1 के आगे ये वाला चीज़ पॉजिटिव, ये वाला चीज़ पॉजिटिव, आगे एक नेगेटिव साइन है, दिस मीन्स दिस इज नेगेटिव। अच्छा, दिस मीन्स h' इज नेगेटिव, h' नेगेटिव है, तो इससे hx के बारे में क्या पता चलेगा, इससे hx के बारे में ये पता चलेगा कि hx इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, कब, 1 के आगे, hx इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। gx के बारे में अभी कुछ नहीं पता चला है क्योंकि मैंने इसको hx माना है, इसका मुझे साइन चेंज देखना था। अब मैंने बोला hx इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन वी नो डेट h ऑफ 1 इज व्हाट, h ऑफ 1 इज 0। क्यों? क्योंकि 1 रखोगे ये भी 0 ये भी 0, तो h ऑफ 1 इज 0। अब तुम्हें पता है कि ये जो ग्राफ है 0, यहाँ h ऑफ 1 पे 0 है एंड दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस मीन्स इसके नीचे ही रहेगा हमेशा, कभी ऊपर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि इंक्रीजिंग है ही नहीं, डिक्रीजिंग है h'। दिस मीन्स ये hx का साइन कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है 1 के आगे, hx का साइन नेगेटिव होने वाला है 1 के आगे। दिस मीन्स ये वाला चीज़ नेगेटिव होने वाला है 1 के आगे। अब ये वाला चीज़ नेगेटिव है, ये वाला चीज़ पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होने वाला है, नेगेटिव। अच्छा, g' नेगेटिव आ गया, g' नेगेटिव आ गया, इसका मतलब gx कैसा है, डिक्रीजिंग है। आंसर कौन सा, बी वाला। बहुत ही प्यारा सा, मैंने बोला था बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। चलो ठीक है, इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द स्टेटमेंट, हमारे पास दो स्टेटमेंट है P एंड Q, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू R सच दैट दिस।
अभी देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस, ठीक है। वन ऑफ द वे क्या होता है कि इंटीग्रेट करो, उस फंक्शन का रोल्स थ्योरम लगा दो, उससे क्या होता है तुम्हारा जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसका तुम्हें पता चल जाता है कि उस इंटरवल में कम से कम एक रूट है। अब दूसरा मेथड कैन बी, दूसरा मेथड क्या हो सकता है देखते हैं, रुको एक सेकेंड। तो ये रोल्स थ्योरम से सोच सकते हैं या फिर कुछ और, लेकिन रोल्स थ्योरम से सोचने लायक कुछ इन्होंने दिया ही नहीं, क्योंकि फंक्शन के वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, एफ एक्स मुझे पता है, मैं इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखता हूँ। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, अगर मैं बोलूँ एफ एक्स क्या है, देखो एफ एक्स है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक मैंने p को लिखा है, मैंने बस p के बारे में भी मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास p वाला जो इक्वेशन ये है, अब इन्होंने बोला एक देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, ये सब। तो मैं अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊँगा तो मुझे दिख रहा होगा कि दिस इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, अलजेब्रिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दिया है, तो ठीक है एक बार सॉल्व करने की कोशिश तो करेंगे ही। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, और इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा देखना, माइनस 2x, और इस 2 को 1 प्लस 1 लिख दे। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि मुझे डायरेक्टली दिख रहा था x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है। ओके, इस x माइनस 1 का होल स्क्वायर को इस साइड लाएंगे, या फिर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो भी लिखना है तुम्हें, क्योंकि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो दिख रहा है ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज कॉस स्क्वायर एक्स विथ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन मैं इधर ढेल देता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस साइड इज ऑलवेज नेगेटिव, तो नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकता है। दिस मीन्स नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पी तो सॉल्व करना बहुत ही आसान था, यहाँ तक तो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन जब तुम क्यू सॉल्व करने जाओगे, यहाँ पे दिया हुआ 2 इंटू एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, तो अगर तुम सेम अप्रोच लगाते हो कि यू विल राइट एफ एक्स विच इज़ 2 इंटू 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मैंने एफ एक्स में पूरा 2 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है, तो यू विल सी दिस इज 2 इंटू 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अभी तुम यहाँ फंस जाओगे, क्यों, क्योंकि तुम कुछ क्लू बता ही नहीं पाओगे, है क्या, जो पहले हमने किया कि 2x माइनस 1/2, अब तुम बता ही नहीं पाओगे कि ये साइड पॉजिटिव है। आई नो दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन इस साइड के बारे में क्या, व्हाट, दिस साइड कैन बी पॉजिटिव, दिस साइड कैन बी नेगेटिव, है ना, दिस साइड कैन बी पॉजिटिव, दिस साइड कैन बी नेगेटिव। तो जिन्होंने रेफर करना होगा वो इतना तो बोल ही देंगे कि ठीक है दिस साइड कैन बी पॉजिटिव, दिस साइड कैन बी नेगेटिव, लेकिन मुझे ये श्योरिटी नहीं आ पा रहा है यहाँ से कि क्या रूट होगा। दिस मीन्स क्या ये कभी इसके बराबर हो भी पाएगा कोई एक्स के लिए। अब उसके लिए तो तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, ऑब्वियसली जब ग्राफ वगैरह बनाने जाओगे तब जाके फंसना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जब इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सबको एक साइड ले आओ, सबको एक साइड ले आओ, एक नया फंक्शन फिर से मान लो एच एक्स विच इज़ 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस, ये तो 2 था, चलो 2 रहने दिया, माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, एक नया फंक्शन मान लिया। अब इस एच एक्स के बारे में मुझे कुछ पता है क्या, मैं एच ऑफ जीरो बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे, एच ऑफ जीरो इज दिस वाला जीरो, दिस वाला जीरो, एच ऑफ जीरो 1 आ गया, और मैं एच ऑफ 1 भी बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ, ये वाला पूरा का पूरा जीरो, ये वाला -2 प्लस 1 डेट इज -1। अच्छा, एच ऑफ जीरो प्लस 1, एच ऑफ जीरो -1, एच ऑफ जीरो प्लस 1, एच ऑफ 1 -1, दिस मीन्स ये तो ऐसा ग्राफ आने वाला है। दिस मीन्स क्या, दिस मीन्स 0 से 1 में एटलीस्ट एक रूट इसका आने वाला है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। क्यों, क्योंकि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसको कंटिन्यूटी में कोई लोड नहीं है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन 0 से 1 एंड एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है, एफ ऑफ 1 नेगेटिव है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हम लोग हमेशा बोल सकते हैं कि कम से कम एक रूट तो आएगा इस फंक्शन का। दिस मीन्स कि
P फॉल्स है, Q ट्रू है। P इज फॉल्स, Q इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए बोला जा रहा था ये जो Q वाला पार्ट है, Q वाला पार्ट इज थोड़ा सा टेक्निकल, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अचानक से दिमाग में नहीं आता है, लेकिन आज के बाद तुमने सीख लिया कि कभी भी ऐसा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं। अच्छा सर इसमें क्यों नहीं यूज किया इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? अच्छा इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि इसमें मुझे डायरेक्टली दिख गया, मैंने इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की और मुझे डायरेक्टली दिख गया दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज करने की जरूरत ही नहीं थी। तो दूसरा वाला भी पैराग्राफ से हमने बहुत कुछ सीखा। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ इज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारे पास 3 पैराग्राफ आए। एक पैराग्राफ आया पीएनसी से, दूसरा पैराग्राफ आया किससे, कैलकुलस से, बेसिकली इंटीग्रल डिफरेंशियल दोनों कैलकुलस इन्वॉल्व था। तीसरा पैराग्राफ इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो तुम्हें एक बात याद रखनी है कि आईआईटी जेईई का जो पेपर होता है, आईआईटी जेईई, इसमें वेटेज जो होता है कैलकुलस का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कैलकुलस तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग करके जाना ही है अपना। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट जो होता है ये ईजियर पार्ट होता है ना, ईजी वाला चीज़ होता है ये। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेते हो तो स्कोरिंग बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद तुम्हें एक पार्ट क्या करना है, पीएनसी बहुत बच्चों का वीक होता है, तो पीएनसी करो ना करो, प्रोबेबिलिटी एंड वेक्टर्स एंड 3D, ये वाला पार्ट, वेक्टर्स एंड 3D एंड प्रोबेबिलिटी, ये वाला पार्ट तुम्हें करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब ध्यान से देखोगे तुम्हें पैराग्राफ दिखेगा। नाउ दिस पैराग्राफ इज अबाउट अ टेंजेंट PT इज ड्रॉन टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 4। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा सर्कल है। एट द पॉइंट P √3, 1। ओके, मेरे पास √3, 1 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। मतलब मेरे पास एक सर्कल है, उस पे P पॉइंट है, वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, दिस इज PT सपोज, है ना। नाउ अ स्ट्रेट लाइन L परपेंडिकुलर टू PT इज टेंजेंट टू द सर्कल दिस, देन द इक्वेशन ऑफ L इज ओके। अब मुझे क्या PT का स्लोप पता चल सकता है क्या? हाँ सर बहुत ही आसानी से। अच्छा PT का स्लोप पता चल जाएगा तो क्या मुझे PT के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता चल जाएगा, L का? हाँ सर स्लोप तो पता चल ही जाएगा। अच्छा स्लोप पता चल जाएगा तो क्या मैं डायरेक्टली y = mx + c यूज कर सकता हूँ? हाँ सर, लेकिन सर c तो नहीं पता है। हाँ c ही तो नहीं पता है, बाकी m और x वगैरह सब कुछ तो पता है, ठीक है। ओके सर, तो c कैसे निकालोगे? नाउ c के लिए उन्होंने बोला कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। अच्छा सर्कल पे कोई लाइन टेंजेंट होता है, दिस मीन्स हम लोग कौन सा कंडीशन यूज करते हैं? बहुत ही प्यारा सा कंडीशन है जो हर बच्चों को सिखाया जाता है कि सेंटर के सर्कल से जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा, सेंटर के सर्कल से इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा। ये कंडीशन जैसे ही यूज करेंगे हमें c की वैल्यू पता चल जाएगी और हमें l का इक्वेशन आ जाएगा। तो कर लेते हैं फटाफट। ओके तो फटाक से कर लेते हैं। देखो इस पे स्लोप पता करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x, या फिर डायरेक्टली टेंजेंट का इक्वेशन ही पता चल जाएगा तुम्हें। यू कैन से x(1) √3x + y(1) दैट इज y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू -√3x + 4। तो स्लोप कितना आ गया? -√3। अच्छा स्लोप आ गया PT का, तो तुम्हें उसके परपेंडिकुलर L का स्लोप कितना आ जाएगा? 1/√3, क्योंकि m1 m2 -1। अच्छा स्लोप पता चल चुका है। नाउ यू कैन से y इज इक्वल टू 1/√3 x + c लाइन होगा, दिस मीन्स √3y इज इक्वल टू x प्लस एक नया कांस्टेंट k, √3 × c को कांस्टेंट k मान लिया। अब मुझे k निकालना है। बस k निकालने के लिए दे हैव गिवन ऑलरेडी कि ये वाला जो लाइन है L वो टेंजेंट है इससे, ठीक है। निकाल लेते हैं भाई। इसका सेंटर इज 3, 0, सेंटर से डिस्टेंस, तो ये लाइन को पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x -√3y + k इज इक्वल टू 0, सेंटर इज 3, 0, तो 3 0 रखा प्लस k आ गया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस √a² + b², √a² 1, √3 का होल स्क्वायर 3 का मॉडुलस इज इक्वल टू रेडियस है 1, दिस मीन्स 3 + k डिवाइड बाय 2, या फिर 3 + k इज इक्वल टू या तो 2 होगा या तो 3, यहाँ से k इज इक्वल टू -1 आएगा, और 3 + k इज इक्वल टू -2 होगा, डेट इज k इज इक्वल टू -5 आएगा। तो कौन सा इक्वेशन है देख लो, x -√3y इज इक्वल टू 1, यस ये वाला।
और x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 5 वाला कोई इक्वेशन नहीं है, प्लस में है तो इसी वाला आंसर गलत। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया बहुत ही आसानी से, इसलिए मैंने बोला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ईजी होता है। ठीक है, उसको कर लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ए कॉमन टेंजेंट टू सर्कल। ये जेई का फेवरेट है ना, कॉमन टेंजेंट के बारे में वो हमेशा रेगुलरली पूछते रहते हैं कि दो कॉमन टेंजेंट है। तो जब इस दोनों सर्कल को देखोगे डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है या 1 है? 4 है। ठीक है, एंड एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों सर्कल पे कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ऑब्वियसली जब दोनों सर्कल देखोगे, सिस्टम ऑफ टू सर्कल देखना पड़ेगा हमें। सिस्टम ऑफ टू सर्कल में तुम देखोगे, जब सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एक सर्कल का सेंटर 0,0 है एंड एक सर्कल का सेंटर 0,0 है, डेट इज़ ये, और इसका रेडियस भी बड़ा है। ओके, दूसरा सर्कल का सेंटर ये 2,0 हो जाएगा और दूसरा सर्कल का 3,0 सेंटर है, रेडियस 1 है, तो ऑब्वियसली ये छोटा वाला सर्कल होगा और ऐसा होगा कुछ। ओके, तो ये 2 सर्कल तो ऐसा है मेरे पास और दोनों का सेंटर इज ये वाले लाइन पे ना। वी कैन सी कॉमन टेंजेंट। अगर ये दोनों टचिंग सर्कल है तो एक कॉमन टेंजेंट तो ये आएगा और ऐसा भी कॉमन टेंजेंट आएगा। ओके, 3 कॉमन टेंजेंट्स होंगे ना। मुझे क्या ये पॉइंट पता है? यस, मुझे ये पॉइंट पता है। ये दिस इज 0,0, दिस इज बी 2,0, दिस इज सी 3,0। अब मुझे ये पॉइंट पता करना है, सपोज दिस इज क्यू, क्योंकि पी ऑलरेडी यूज हो चुका है, मैं क्यू यूज करूंगा। ठीक है, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन, तो एक कॉमन टेंजेंट तो यही प्यारा सा होगा, एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन, एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में उन्होंने एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन नहीं दिया, एक्स इज इक्वल टू 4 लाइन दिया है, तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं हो सकता है। वाई इज इक्वल टू 2 भी लाइन नहीं हो सकता है। दिस मीन्स आंसर हमारा सी या डी में से कोई है। अच्छा, सी या डी में से कोई तो है, अब मुझे ये कंफर्म नहीं है, तो तुक्का मारना होता तो मैं 50% चांस ले लेता कि तुक्का मार लो, अगर सॉल्व करने नहीं आता मुझे तो। लेकिन अगर मैं देखूँ तो मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट निकालने सिखाया जाता है। अब मुझे ये बताया जाता है कि सेंटर डिवाइड्स दिस इन द रेशियो ऑफ R1:R2। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा क्यू पॉइंट। क्यू डिवाइड्स A एंड C इन 2:1 रेशियो एक्सटर्नली। है ना। अगर ऐसा सिस्टम ऑफ सर्कल हो और यहाँ पे ये, तो ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है R1:R2 रेशियो में और ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है, दिस मीन्स क्यू का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट पता है 0,0, सी का कोऑर्डिनेट पता है 3,0, mx2। ठीक है, mx2 2 इंटू 0, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, a 0,0, c इज 3,0। ठीक है, एंड m इज टू n, तो m इज 2, n इज 1, तो mx2 2 इंटू 3 6 प्लस nx1 0 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, कॉमा mx2 3 इंटू 2 इंटू 0 2 0, तो ये तो इंटरनली डिवाइड कर दिया, माइनस करना था मुझे, डिवाइड बाय m-1, तो 2 - 1 1, तो दिस इज 6,0। मुझे एक्सटर्नली डिवाइड करना है, तो दिस इज 6,0, तो ये 6,0 है। अब तुम अगर देखोगे तो इस दोनों में से मैं तो या तो डायरेक्टली ऐसे बोल सकता हूँ कि इस दोनों में से कौन सा लाइन है ऐसा जो 6,0 से पास कर रहा है, तो x को 0, तो ऑब्वियसली एक ही लाइन ऐसा है जो 6,0 से पास कर रहा है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। लेकिन अगर अल्टीमेटली फाइनल आंसर निकालना है, क्योंकि हमें आंसर पे नहीं डिपेंडेंट रहना है, कॉन्सेप्ट भी सीखना है, तो मुझे ऑलरेडी पॉइंट पता चल चुका है, मुझे स्लोप नहीं पता है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल से y - 0 इज इक्वल टू m टाइम्स x - 6, सो y इज इक्वल टू mx - 6m, डेट इज mx - y - 6m इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक लाइन होगा। नाउ किसी का भी सेंटर से डिस्टेंस 0, दैट इज मैं इसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दूँ, तो 6m विथ नेगेटिव साइन डिवाइड बाय √a² + b², डेट इज 1 + m² का डिस्टेंस इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू 2। यहाँ से यू कैन से m आ जाएगा, तुम्हारे पास m आ जाएगा तो लाइन आ जाएगा। ठीक है, ओके,
तो ये था हमारा पैराग्राफ टाइप, 3 पैराग्राफ्स आए थे, तीनों के तीनों हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है मल्टीपल करेक्ट टाइप, तो वो अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो ये लास्ट सेक्शन होगा मल्टीपल करेक्ट टाइप में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे 2013 का पेपर। चलो तब तक पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।